हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले हमने केंद्रकारी मंडल की शुरुआत की थी, जिसमें हमने संघ शासन की संरचना के बारे में देखा था कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो प्रमुख होता है और इसके बाद संघ शासन को विधानमंडल और कार्यकारी मंडल इस प्रकार से दो भागों में विभाजित किया गया है। और उसमें विधानमंडल में हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और कार्यकारी मंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है वह किस प्रकार से उसकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य कौन से हैं और उन्हें कौन से अधिकार प्राप्त हैं। अब आज हम देखेंगे कार्यकारी मंडल के प्रमुख प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनके पास नाम मात्र सत्ता रहती है और प्रत्यक्ष रूप में जो देश का कार्यभार है वो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल शासन चलाता है। ये हम सभी जानते हैं, इसके पहले ही मैंने आपको बताया है। तो प्रधानमंत्री कौन से कार्य और उनकी भूमिका किस प्रकार की होती है, अब हम वह देखेंगे। चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है वह दल अपने नेता का प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव करता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसका चुनाव किया जाता है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव में जब चुनाव होते हैं तो जिस दल का नेता जो है वह जीतता है, बहुमत प्राप्त करता है, तो वह अपने दल में से नेता का चुनाव करता है, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है और इसी दल के विश्वास पात्र सहयोगियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन होता है। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का संसद सदस्य होना आवश्यक होता है। तो खाली स्थान के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का खाली स्थान होना आवश्यक होता है, तो संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है और न होने पर उन्हें 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। अगर प्रधानमंत्री जो है किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव मंत्रिमंडल में करता है जो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे लगभग 6 महीने के भीतर में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सही अर्थ में शासन चलाते हैं। तो अब एक प्रश्न बनता है कि सही अर्थ में शासन कौन चलाता है। तो सही अर्थ में शासन प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल चलाता है और इसका अर्थ यह हुआ कि शासन की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। अब यहाँ पे भी एक प्रश्न बनता है कि शासन की सत्ता किसके पास होती है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि शासन की सत्ता प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। अब हम देखते हैं इसी कड़ी में कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं। तो पहला कार्य है प्रधानमंत्री का। अब यहाँ पे 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य का उल्लेख कीजिए या विवरण कीजिए। तो आपको ये सभी जो 5 कार्य हैं, ये सभी कार्यों का उल्लेख करना होगा।
तो प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। पहला उसका कार्य होता है कि उसके अपने जो मंत्रिमंडल है, जो कि कार्य को, देश के कार्य को सुचारू रूप से देखने वाले हैं, तो उनका वह गठन करता है। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के विश्वास पात्र सहयोगियों को प्राथमिकता देते हैं, पर उनके साथ मंत्रियों का चयन करते समय उनका अनुभव, उनका शासन कौशल्य, कार्यक्षमता, विषय ज्ञान आदि बातों पर भी वह विचार करता है कि किस क्षेत्र के लिए कौन व्यक्ति जो है वह सही है। मंत्रिमंडल में किनका समावेश करना है, यह तय होने पर प्रधानमंत्री उनको विभागों का वितरण करता है। सबसे पहले वह चयन करता है, उसके बाद वह जो है उसका विभाजन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। विभागों का वितरण करने के पश्चात और मंत्रिमंडल की सभी सभाएं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही होती हैं। उसके बाद जो है विभागों का जब वह वितरण कर लेता है, तो विभागों का वितरण करने के पश्चात प्रधानमंत्री को विभिन्न विभागों का में समन्वय रखना पड़ता है, परस्पर सहकारिता को बढ़ावा देता है और विभागों का कार्य पूर्ण कार्यक्षमता में होता है या नहीं, यह देखने का कार्य जो है प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिमा को बढ़ाना, वैश्विक जनमत को अपने अनुकूल करने के लिए प्रयत्न करना, देश की जनता को आश्वासन करना, आश्वस्त करना, आपदा समय में आपातग्रस्तों की सहायता करना आदि कार्यों का प्रधानमंत्री को निर्वहन करना पड़ता है। तो जब भी आपको कार्य पूछा जाएगा तो आपको ये सारे कार्य लिखने हैं। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कानून निर्मित में अग्रसर होता है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कानून निर्मित में कौन अग्रसर होता है, तो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जो है यह कानून बनाने का कार्य करती है। अब इसी में आपने ऐसा हो सकता है ये शब्द सुना हो, जंबो मंत्रिमंडल। तो देखते हैं कि जंबो मंत्रिमंडल क्या है। जंबो मतलब बड़ा, तो जंबो इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा मंत्रिमंडल। अब ये बहुत बड़ा मंत्रिमंडल यह क्या कार्य करता है, तो ये जो बहुत बड़ा मंत्रिमंडल है यह अपने देश में मंत्रिमंडल का आकार बड़ा रखने की तरफ ध्यान दिया जाता है और इस मंत्रिमंडल का आकार सीमित हो इसलिए संविधान में प्रावधान किया गया है, कुछ कानून बनाए गए हैं और उनके अनुसार मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा निश्चित किया गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जंबो मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप मिलता है कि जंबो मंत्रिमंडल अर्थात बहुत बड़ा मंत्रिमंडल। दूसरा क्वेश्चन बनता है जंबो मंत्रिमंडल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो जंबो मंत्रिमंडल का प्रमुख उद्देश्य होता है कि देश में मंत्रिमंडल का आकार बड़ा रखने की तरफ ध्यान देना। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल है यह कानून बनाते हैं। तो उनका प्रारूप तैयार करना, उस पर चर्चा करना और उसके पश्चात उसके बाद संसद के सदन में प्रस्तुत करना, ये सभी कार्य जो है यह मंत्रिमंडल देखता है। तो मंत्रिमंडल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करके निर्णय लेता है। दूसरा कार्य क्या होता है मंत्रिमंडल का,
कि मंत्रिमंडल को शिक्षा, कृषि, उद्यम, स्वास्थ्य, विदेश व्यवहार आदि अनेक विषयों पर एक निश्चित नीति अथवा कार्य की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है और इस प्रकार से मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के संबंध में संसद को विश्वास में लेना पड़ता है और इसीलिए मंत्रिमंडल के मंत्री अपने विभाग की नीति को संसद में प्रस्तुत कर उसे संसद की मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं। और अगला प्रमुख कार्य होता है कि मंत्रिमंडल की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि उनकी अपनी नीतियों का कार्यान्वित करना। संसद द्वारा उन नीतियों को या कानून प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने पर मंत्रिमंडल उसे अमल में लाता है। ये सभी कार्य जो है मंत्रिमंडल के होते हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि संसद जो है वह मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में संसद का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न रहता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि खाली स्थान प्रणाली में संसद का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न रहता है। तो यहाँ पर हमें उत्तर स्वरूप मिलता है संसदीय शासन प्रणाली। कानून अथवा नीतियों की निर्मित और उसे अमल में लाना और उनके पश्चात संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है और इस नियंत्रण के लिए कुछ उपाय इस प्रकार से हैं। जैसे नियंत्रण रखने के लिए पहला है चर्चा और विचार विमर्श करना। तो कोई भी कानून जब मंत्रिमंडल बनाता है तो कानून बनाते समय संसद सदस्य चर्चा और विचार विमर्श करके मंत्रिमंडल को उनकी नीतियों और कानून में निहित कमियां दिखाते हैं। कानून का निर्दोष बनाने के लिए दृष्टि से यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उस पर पहले चर्चा की जाती है, उसका कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है, तब जाकर वह जो है कोई भी मसौदा, कोई भी जो मसौदा है वह कानून का रूप धारण करता है। दूसरा है कि मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने, संसद जो है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है प्रश्नकाल करके। तो संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद सत्र के समय सदन की कार्यवाही की शुरुआत संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से होती है और इन प्रश्नों को संबंधित मंत्रियों द्वारा संतोषजनक उत्तर देना होता है। जो भी मंत्रिमंडल है उन्हें पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना होता है और इस प्रकार से प्रश्नकाल मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही अच्छा और प्रभावी उपाय होता है। इसमें शासन की आलोचना करना, प्रश्न उपस्थित करना और यह इसी समय होता है। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होने पर या उनके बीच विवाद उत्पन्न होने पर अपना निषेध व्यक्त करने हेतु कुछ समय के लिए संसद सदस्य सभा त्याग करते हैं अथवा घोषणा देते हुए सदन के बीच स्थान में इकट्ठा होते हैं। अर्थात मना, निषेध मतलब मना करते हुए वो जो है संसद सदस्य सभा त्याग करते हैं, अर्थात सभा का त्याग कर देते हैं। अगला होता है शून्यकाल। तो शून्यकाल में क्या है कि अधिवेशन सत्र के समय दोपहर 12 बजे का समय
शून्यकाल के रूप में जाना जाता है और इस समय सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी भी विषय पर चर्चा कराई जाती है। इसे कहा जाता है शून्यकाल। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल में अधिवेशन सत्र के समय दोपहर 12 बजे का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है और इस समय सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है, अर्थात चर्चा का विषय जो है वह निश्चित नहीं होता है। और इसी कड़ी में अगला आता है अविश्वास प्रस्ताव, कि मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का यह सबसे अत्यंत प्रभावी उपाय है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है अविश्वास प्रस्ताव। यह जो है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी उपाय है। लोकसभा में सरकार को जब तक बहुमत नहीं है तब तक सरकार कार्य कर सकती है। यदि यह बहुमत संसद सदस्य निकाल लेते हैं तो सरकार अथवा मंत्रिमंडल सत्ता में नहीं रह सकता और संसद सदस्य हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा कहकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है? अविश्वास अर्थात भरोसा न होना। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप मिलता है कि लोकसभा में सरकार को जब तक बहुमत नहीं होता है तब तक सरकार कार्य करती है, लेकिन यदि यह बहुमत संसद सदस्य द्वारा निकाल लिए जाते हैं तो सरकार अथवा मंत्रिमंडल जो है वह सत्ता में नहीं रह सकता और तब उसे संसद सदस्य जो मंत्रिमंडल है वह इस तरह से हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा यह कहकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। और अगर बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मंत्रिमंडल को त्यागपत्र कब देना पड़ता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि लोकसभा में सरकार को जब तक बहुमत नहीं है तब तक सरकार कार्य करती है। दूसरा पॉइंट, यदि यह बहुमत संसद सदस्य निकाल लेते हैं तो सरकार अपना मंत्रिमंडल सत्ता में नहीं रह सकता। तीसरा पॉइंट, संसद सदस्य हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा कहकर अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, अगर बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। और इस प्रकार से कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में व्यापक और नौकरशाही भी होती है, जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज जो है हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल किस प्रकार से देश की प्रधानमंत्री जो है वह किस प्रकार से मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल किस प्रकार से कार्य करते हैं। हमने इसी में जंबो मंत्रिमंडल के बारे में देखा कि जंबो मंत्रिमंडल क्या है और इसी के साथ साथ हमने देखा कि संसद जो है वह मंत्रिमंडल पर चर्चा और विचार विमर्श, प्रश्नकाल, शून्यकाल और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, इन चारों पद्धति द्वारा किस प्रकार से मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है।